नमस्कार, न्यूज़ 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। 15 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है। 15 साल लगे एक महत्वपूर्ण केस को सुलझाने में दिल्ली पुलिस को और फिर अदालत को। बात साल 2008 की है, जब बेहद चर्चित सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 5 आरोपियों को अब दोषी करार दे दिया है। सौम्या के परिजनों ने दोषियों के लिए उम्र कैद की अब मांग की है। 15 साल बाद बुजुर्ग माँ बाप ने राहत की सांस ली जब साकेत कोर्ट ने उनकी बेटी के हत्यारों को दोषी करार दे दिया। ये टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के माता पिता हैं, जिन्होंने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सब लोगों को मर्डर केस में आज कन्विक्ट कर दिया गया है, तो आपकी जो लंबी लड़ाई है 15 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। पता नहीं, हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स ऑल्सो। अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती, दैट्स ऑल। एटलीस्ट एक सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। मैम, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द कोर्ट केस वर्डिक्ट? क्या सजा मिलनी चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो नहीं बोला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। I don't want to say we are happy because justice has been done, but my daughter will never come back, no? That's why I don't have happiness. Now let us hope for the maximum punishment, that's all. What else? कोर्ट ने रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार को हत्या, लूट की कोशिश, मकोका, जबकि आरोपी अजय सेठी को बाकी आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सभी संगठित गिरोह चलाकर अपराध कर रहे थे। टीवी पत्रकार सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 की सुबह हुई थी। उस वक्त सौम्या अपनी कार से अपने घर वसंत कुंज जा रही थी। नेल्सन मंडेला मार्ग पर चलती कार में लूटपाट की मकसद से उसके सिर पर गोली मार दी गई। सौम्या की कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को शुरू में लगा ये दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौम्या की सिर में गोली मिली। इसके बाद मार्च 2009 में इसी गैंग ने आईटी प्रोफेशनल जिगिसा की हत्या कर दी। उस केस में जब आरोपी पकड़े गए, तब सौम्या हत्याकांड का राज खुला। आरोपियों ने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की और जिस हथियार से सौम्या को गोली मारी गई वो भी बरामद कर लिया गया। बैलिस्टिक और फोरेंसिक जांच में भी साबित हुआ ये वही हथियार है। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008, and this was a very big case for Delhi police. This is one of the very rare cases where there was not physical contact in one sense between the killers and the victim, except for the bullet fired. And the bullet was fired from a moving vehicle. There was a lot of circumstantial evidence. It took us almost 6 long months to work it out. But I am very happy and satisfied that the family had so much faith in our team. आरोपियों पर कुल 8 आपराधिक केस दर्ज थे, इसलिए पुलिस ने उन पर मकोका भी लगा दिया। लेकिन अलग अलग कारणों से यह मामला कई कानूनी अड़चनों में फंसा रहा। हालांकि जिगिसा केस में पहले ही 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 15 साल बाद ही सही, लेकिन सौम्या के परिवार को इंसाफ तो मिला और कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी एक संगठित गिरोह चला रहे थे और ये लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट आरोपियों को क्या सज़ा सुनाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। 15 साल के बाद इस मामले का फैसला आया। अब ये भी सोचने की बात है कि क्या इतना बड़ा वक्त लगना चाहिए एक इस तरह के मामलों में। आगे बढ़ते हैं। बात समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की। आज आजम खान, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद तजीन फातिमा और साथ में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। नकली जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। आकाश कुमार सक्सेना वादी मुकदमा ने दर्ज कराया था
3 जनवरी 2019 को दर्ज कराया था कि अब्दुल्ला आजम ने एक जन्म प्रमाण पत्र जो 2012 में बना था 1993 की जन्मतिथि का, और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जो बना था 30/9/90 की जन्मतिथि का लखनऊ नगर निगम से बनवाया था। ये दोनों जन्म प्रमाण पत्र एक साथ मौजूद होना, 22 वर्ष पहले एक जन्म प्रमाण पत्र था, 22 वर्ष बाद एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बना। दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय ये नहीं उल्लेख किया गया कि हमारा एक जन्म प्रमाण पत्र पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, शैक्षिक योग्यता में आज भी वो जन्म प्रमाण पत्र है। तो कुल मिला जुला करके ये एक धोखाधड़ी और एक कूटरचना की परिधि में आया, और इसके संबंध में 15 गवाह अभियोजन की तरफ से और 19 गवाह डिफेंस की तरफ से प्रस्तुत हुए। आगे बढ़ते बात विधानसभा चुनावों की। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ अब उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कमलनाथ का बयान आया कि इंडिया गठबंधन का फोकस लोकसभा चुनाव पर है, ना कि विधानसभा पर। बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली सूची सुबह 9:09 पर शुभ मुहूर्त में जारी की, लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन में मौजूद समाजवादी पार्टी को यह अशुभ लगा, क्योंकि लगभग 8 घंटे बाद सपा ने भी अपने और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इसमें भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी और कटंगी समेत 5 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस में अंदरूनी सामंजस्य पर सवाल उठाते हुए कड़े तेवर दिखा रही है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों में ही अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो किसी दूसरे दल के साथ में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल एक बात कही है कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे उनसे जो चर्चा हुई है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कमलनाथ जी को या कांग्रेस पार्टी को कम से कम गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमारा मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मिलजुल करके रोकने का काम करें। कांग्रेस पार्टी उसमें अलग लड़ना चाहती है, वो अलग लड़े, हम लोग अलग लड़ेंगे, लेकिन रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट जीती थी और सपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला ने बीजेपी उम्मीदवार को 36,000 वोट से हराया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में सपा ने 1.30% वोट हासिल किए थे। 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिसमें डॉक्टर शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव निवाड़ी, पूर्व विधायक कंकर मुंजारे परसवाड़ा, उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट और कपिध्वज सिंह को गुड़ से टिकट मिला था। हालांकि जीजीपी के साथ गठबंधन में सपा का वोट निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम था, जिन्होंने 5.82% वोट हासिल किए थे। 2018 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, उनमें 4 सीटें बालाघाट, गुड़, निवाड़ी और परसवाड़ा पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर विपक्षी वोटों को बंटने की वजह से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में इस बार आपकी एंट्री से भी कुछ समीकरण बदलेंगे। पार्टी के पास राज्य में 1 महापौर, 52 पार्षद, निकाय चुनाव में 6% वोट हैं, 118 सरपंच, 10 जिला पंचायत और 25 जनपद सदस्य भी। कम से कम 51 सीटों पर आप कांग्रेस बीजेपी के वोट में सेंध लगा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे कम से कम 100 सीटों पर मुकाबला कड़ा और त्रिकोणीय हो सकता है। गोगपा, महाकौशल और बघेलखंड तो बसपा का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में है। बसपा 178 और गोगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं गोगपा को 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा को पिछली बार 5% वोट मिले थे, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। गोगपा को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले, 9 सीटों पर उसने नतीजों पर असर डाला था। बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती, 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। गोगपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के बाद 5% से ज़्यादा अधिक वोट बसपा ही हासिल करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में बसपा को औसतन 9% वोट मिलते रहे हैं। 40 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है। ये ठीक है कि 2013 से उसका जनाधार खिसक रहा है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद वो तीसरे नंबर की ताकत है।
कांग्रेस से आप और समाजवादी पार्टी ने भी आंखें तरेर ली हैं। इससे किसको नुकसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर मामला 2018 जैसा हुआ तो फिर किसी न किसी एक दल पर यह भारी पड़ सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने कुल 90 सीटों में से 83 नाम अब घोषित कर दिए गए हैं। नई लिस्ट जो आ जाए उसमें 53 नाम है। कुछ खास नाम आपको सामने पढ़ देते हैं। जशपुर से विनय कुमार भगत, पंथलगांव से राम पुकार सिंह, मरवाई से के ध्रुव, बिलासपुर से शैलेश पांडे, बलौदा बाजार से शैलेश त्रिवेदी, भाटपारा से इंद्र कुमार, राजिम से अमितेश शुक्ला, भिलाई से देवेंद्र यादव, जगदलपुर से जितिन जायसवाल और दुर्ग सिटी से अरुण वोरा को टिकट मिला है। अरुण वोरा स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के सुपुत्र हैं। अब आपको तेलंगाना ले चलते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज तेलंगाना में पार्टी का प्रचार अभियान औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया। दोनों नेता मुगलू पहुंचे, वहां रामप्पा मंदिर में पूजा की और रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और बीजेपी पर निशाना साधा। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दिन रात मेहनत करती हैं, मैं जानती हूँ, और पूरे समाज का जो बोझ है आप अपने कंधों पर लेते हैं। बच्चों की परवरिश, घर की देखभाल, उसके साथ साथ बाहर जाके काम करना, खेती में मेहनत करना, या कोई नौकरी हो तो वहाँ नौकरी करना, ये सब आप करती हैं। और आज आप कितनी महंगाई का सामना कर रही हैं, और ये सब मेहनत, ये संघर्ष, इन संकटों का सामना आप इसलिए करती हैं ताकि आपके बच्चे बड़े होकर अपना भविष्य बना पाएं। लेकिन यहाँ आज परिस्थिति ये है कि 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। बीआरएस ने वादा किया था कि हर परिवार को एक नौकरी दिलवाई जाएगी। आज लाखों पद खाली हैं, लेकिन नौकरियां नहीं दी गई हैं। में थे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज राजस्थान में कोटा और अजमेर संभागों के दौरे पर रहे। अपने राजस्थान दौरे में नड्डा ने इन दोनों संभागों के सभी जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इन बैठकों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को भी नड्डा ने राजस्थान का दौरा किया था, तब वे उदयपुर और जोधपुर संभागों में गए। वहां के सभी जिलों के पार्टी नेताओं से वो मिले थे। और फिलहाल न्यूज़ 8 में वक्त है ब्रेक का। खबरें जारी हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध की। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त उसी इलाके में जहां पर ये हमला हुआ इजराइल में। और ख़ास बात आपको ये बता दें कि कल रात जो हमला हुआ था अस्पताल में, जिसमें निरीह मासूम 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद अब दोनों तरफ से इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर इस हमले के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जेद्दा में OIC की एक बैठक हुई है, जिसमें कई देशों ने इजराइल पर अब मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। OIC मतलब इस्लामिक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन। इस हमले में रॉकेट किसी का भी हो, मारे गए 500 बेगुनाह। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा, गाजा के अस्पताल में लोगों की दुखद क्षति से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए प्रार्थना। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इराक सहित कई देशों ने भी बयान जारी कर इजराइल की निंदा की है। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन किया है और कहा है कि हमास अपने लिए इसके जरिए सहानुभूति ढूंढ रहा है।
हमारे पास साफ प्रमाण है कि ये फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट थे। फिलिस्तीनी आतंकी और उनके साथियों ने अपना विक्टिम कार्ड बाहर निकाल लिया। उधर जेद्दा में हुई बैठक में गाजा और उसके आसपास सैन्य वृद्धि के साथ साथ क्षेत्र में बिगड़ती स्थितियों पर चर्चा हुई। आईओसी के सदस्यों ने साफ किया कि अस्पताल को निशाना बनाना इजरायली बलों द्वारा गंभीर उल्लंघन का स्पष्ट सबूत है। साथ ही इजरायल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संधियों और कानूनों को मान्यता नहीं देता। इस बीच लेबनान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मिस्र और टूनेशिया में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होकर इजरायली विरोधी नारे लगा रहे हैं। वेस्ट बैंक के कब्जे वाले शहर रामला में भी विरोध प्रदर्शन हुए। पश्चिम एशिया की परिस्थिति जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से निरंतर बदल रही है। यहाँ के बिगड़ते हुए हालात न सिर्फ वहाँ के नागरिकों के लिए बल्कि उस इलाके के लिए भी खतरा बन चुके हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।